अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी अबाउट ट्रेंड्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल का मतलब ये होता है कि जो उसमें वेरिएशंस हैं, जैसे एटॉमिक साइज़ अगर हम अलोंग द पीरियड मूव करें या डाउन द ग्रुप मूव करें तो इसमें क्या चेंजेस आएंगी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में क्या चेंजेस आएंगी, इसके अलावा आयनाइजेशन एनर्जी में क्या चेंजेस आएंगी। तो वो चीज़ें मैं आपको बहुत सिंपल वे में बताऊंगी और इंशाल्लाह ताला आपको इसके बाद उसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमने पीरियोडिक टेबल को समझना है, एक जनरल ओवरव्यू कि पीरियोडिक टेबल में क्या होता है। पीरियोडिक टेबल में जो अगर हम लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करें तो इस तरह से ब्लॉक बना हुआ है और फिर कुछ इस तरह की शेप है और लास्ट में ये जो पी ब्लॉक बना हुआ है, ठीक है, जो पीरियोडिक टेबल का स्टार्ट है वहाँ पे। अच्छा जी, अगर हम ये देखें तो जो यहाँ पे एलिमेंट्स होते हैं वो एस ब्लॉक होते हैं, यहाँ वाले डी ब्लॉक, यहाँ वाले पी ब्लॉक और लास्ट में बॉटम में जो होते हैं वो एफ ब्लॉक। पीरियोडिक टेबल में टोटल 4 ब्लॉक्स होते हैं। अच्छा, अगर हम इसमें ग्रुप और पीरियड का कॉन्सेप्ट देखें तो अगर हम पीरियोडिक टेबल में इस डायरेक्शन में मूव करें, जैसे हम इस डायरेक्शन में मूव करके अगर हम एलिमेंट्स को रीड कर रहे हैं तो इसको कहते हैं पीरियड, इसको कहते हैं पीरियड। और पीरियड वाइज हम एक वेरिएशन देखेंगे कि एटम्स की क्या वेरिएशन है। अगर हम इस डायरेक्शन में डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हुए नीचे आते हैं, किसी भी सीरीज़ को या कॉलम को देखते हैं तो उस तरह से अगर हम इंडिविजुअल किसी कॉलम को देख रहे होते हैं तो वो होता है ग्रुप। जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा दैट इज़ ग्रुप। और अगर हम इस तरह से मूव कर रहे होते हैं तो ये होता है पीरियड। तो पीरियोडिक टेबल के ट्रेंड्स को या वेरिएशंस को समझने के लिए सबसे पहले आपका पीरियड एंड ग्रुप का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि पीरियड क्या होता है और ग्रुप क्या होता है। ग्रुप डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर हम मूव कर रहे हैं और पीरियड अगर हम अलॉन्ग दी एक्सिस जैसे इस तरह से हॉरिजेंटली मूव कर रहे हैं। अगर हम वर्टिकली मूव कर रहे हैं वर्टिकल कॉलम में ग्रुप होगा, अगर हॉरिजेंटल साइड पे मूव कर रहे हैं तो इसमें पीरियड होगा। चलिए, ये मैंने ट्रेंड्स लिख दिए हैं जो हमने देखने हैं इस वीडियो में कि एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कि अगर हम अलोंग द पीरियड मूव करें या डाउन द ग्रुप मूव करें तो इनमें क्या चेंजेस आएंगी। सबसे पहले देखते हैं एटॉमिक साइज़ को। इसका एक जनरल ट्रेंड कि अगर हम अलोंग द पीरियड मूव करें तो एटॉमिक साइज़ हमेशा डिक्रीज़ होता है। इसका मतलब ये है कि एटॉमिक साइज़ कम होता है। और जब हम देखते हैं पीरियोडिक टेबल में एटम्स को तो जो पहले होगा, जो भी एटम होगा उसका साइज़ कुछ इस तरह से होगा। जब उसके बाद वाला होगा तो वो उससे थोड़ा सा कम हो जाएगा। नेक्स्ट वाला जब हम ड्रॉ करेंगे तो इससे थोड़ा सा कम करेंगे और इसी सीक्वेंस में हम आगे एटॉमिक साइजेस ड्रॉ करते रहेंगे। अब ये देखें, अगर हम अलोंग दी पीरियड मूव कर रहे हैं तो एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ होता है। अब इसकी रीज़न क्या है कि एटॉमिक साइज़ क्यों डिक्रीज़ होता है। इसलिए डिक्रीज़ होता है कि जैसे जैसे हम अलोंग द पीरियड मूव कर रहे होते हैं इस एटम के कंपैरेटिवली जो अगला एटम है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में एटम्स या एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर अरेंज हुए हैं। इसका मतलब ये है कि हमने पीरियोडिक टेबल में अगर हम देखें एलिमेंट्स किस तरह से अरेंज हैं, जो सबसे पहले एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक नंबर कम है, नेक्स्ट का ज़्यादा, नेक्स्ट का ज़्यादा, नेक्स्ट का ज़्यादा। तो इस तरह से सीक्वेंस से एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है। तो जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होता है तो इसका मतलब ये कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स भी इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो अगर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ होंगे तो नंबर ऑफ़ शेल्स भी इंक्रीज़ होते चले जाएंगे, ठीक है। अगर हम इस चीज़ को माइंड में रखें तो इस तरह से तो एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होना चाहिए था, लेकिन ये तो डिक्रीज़ हो रहा है। तो इसकी रीज़न ये है कि शेल्स में जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ हो रहे हैं, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन न्यूक्लियस में होते हैं, इलेक्ट्रॉन शेल्स में होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स जितने इंक्रीज़ होते चले जाएंगे उस रिस्पेक्ट से प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में भी इंक्रीज़ होते चले जाएंगे। जैसे लेट्स सपोज अगर हम सेकेंड पीरियड को कंसीडर करें, अगर ये लेट्स से लिथियम है तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, ठीक है। अगर हम इसमें देखें कि प्रोटॉन कितने हैं तो इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन होंगे और प्रोटॉन इसमें होंगे, प्रोटॉन इज इक्वल टू 3, इसलिए कि जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। और इसकी सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स होंगे और इलेक्ट्रॉन्स भी इसके 3 हैं। फर्स्ट शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उसके बाद जो नेक्स्ट शेल होगा इसका
जो सेकंड वाला शेल होगा उसमें एक लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा, इस तरह से होगा। अब इसके प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, इसलिए दोनों इक्वल होते हैं। ओवरऑल एटम इसलिए न्यूट्रल होता है, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द शेल्स आर इक्वल। अच्छा, इसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें तो पीरियड में लिथियम के बाद आता है बेरिलियम। अगर हम बेरिलियम देखें, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4। अगर हम इसके प्रोटॉन देखें, इसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स, बेरिलियम के केस में नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हैं 4 और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स भी इसमें है 4। एक ग्रेजुअली इंक्रीज़ होता चला जा रहा है, इलेक्ट्रॉन भी और प्रोटॉन भी, ठीक है। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन इसी तरह से होगी कि हम न्यूक्लियस ड्रॉ करेंगे, फर्स्ट शेल में हम इसके 2 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करेंगे, नेक्स्ट हम इसके बाद सेकंड शेल ड्रॉ करेंगे और सेकंड शेल में भी इसके 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, टोटल ये 4 इलेक्ट्रॉन। ये मैंने सेंटर में न्यूक्लियस ड्रॉ किया है। ये इस तरह से होगा। अभी तो वो साइज़ इस तरह से देखने में लग रहा है कि ये बड़ा है, लेकिन इनफैक्ट ये साइज़ थोड़ा सा कम होगा। अच्छा, इसके बाद प्रोटॉन 4 हैं, इलेक्ट्रॉन 4 हैं। अच्छा, अब इसका साइज़ इससे कम कैसे हो गया? इसका साइज़ इसलिए कम हो गया क्योंकि शेल्स तो उतने ही, आपने देखा लिथियम में भी 2 शेल्स हैं, बेरिलियम में भी 2 शेल्स हैं। इसका मतलब ये होता है कि जब हम अलॉन्ग द पीरियड मूव कर रहे होते हैं तो नंबर ऑफ़ शेल्स हमेशा कांस्टेंट रहते हैं, नंबर ऑफ़ शेल्स इक्वल होते हैं और नंबर ऑफ़ शेल्स हमेशा पीरियड नंबर को शो करते हैं। जैसे मैंने सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स लिखे हैं तो इसमें 2 शेल्स होंगे, इन सब में आगे भी जितने एलिमेंट्स आएंगे इनमें 2 शेल्स ही आके चले जाएंगे, ठीक है। वन थिंग। सेकेंड, एक तो शेल्स रिमेन कांस्टेंट अलॉन्ग द पीरियड, और सेकंड ये कि ग्रेजुअली प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एडअप होते चले जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। जहाँ पे भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की वजह से फोर्सेस डेवलप होते हैं, क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जहाँ पे भी इन दोनों की वजह से जो फोर्सेस डेवलप होती हैं इनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड अगर हम देखें तो 3 है। 3 पॉजिटिव चार्जेस है, 3 नेगेटिव चार्जेस है, तो 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन 3 हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन 4 हो गई, क्योंकि 4 प्रोटॉन्स हैं और 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो रही हैं। अब न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस का होल्ड ग्रेजुअली उन इलेक्ट्रॉन पे इंक्रीज होता चला जा रहा है। जैसे जहाँ जो प्रोटॉन जिन फोर्सेस से इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे थे, अब उसका डबल वो इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्जेस भी बढ़ गए, नेगेटिव भी बढ़ गए, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होती चली जा रही हैं। इसका मतलब ये कि वो चार्जेस एक दूसरे की, अगर वो यहाँ है लिथियम के केस में, तो बेरिलियम के केस में ऐसे हो जाएगा। अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा है तो न्यूक्लियस की डायरेक्शन में आउटर शेल ज़्यादा मूव कर रहा होगा, उसकी डायरेक्शन में मूव करके चला जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। इसी तरह से ग्रेजुअली जब हम नेक्स्ट मूव करेंगे तो प्रोटॉन इंक्रीज़ होंगे, न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन बढ़ जाएंगे, यहाँ 5 प्रोटॉन हो जाएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो गई, तो जब वो ज़्यादा हो जाएंगी तो यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। आई होप सो कि अब आपको एटॉमिक साइज़ अलॉन्ग दी पीरियड इसका ट्रेंड समझ आ गया होगा कि अलॉन्ग सा एटॉमिक साइज़ क्यों डिक्रीज़ होता है। अच्छा, अगर हम डाउन दी ग्रुप मूव करें तो डाउन दी ग्रुप मूव करने पे भी इंक्रीज़ ही हो रहे होते हैं नंबर ऑफ़ शेल्स, लेकिन डाउन एक तो अलॉन्ग द पीरियड तो नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ नहीं हो रहे थे, कांस्टेंट थे। लेकिन जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, किसी भी ग्रुप में हम मूव करें तो उस ग्रुप में डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ़ शेल्स ग्रेजुअली इंक्रीज़ होते हैं। जैसे न्यूक्लियस के बाद जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका फर्स्ट शेल उसी ग्रुप में, जैसे अगर हम फर्स्ट ग्रुप कंसीडर करें तो वो अगर टॉप पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बाद लिथियम आएगा, और लिथियम के केस में भी हमने देखा कि 2 शेल्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेजुअली शेल्स इंक्रीज़ हो गए। उसके बाद जब हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक और उसके बाद जाएंगे, लिथियम के बाद होता है सोडियम, तो सोडियम के केस में 3 शेल्स होते हैं। अब ये 3 शेल्स किस तरह से होते हैं? हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो उसका एक ही शेल होगा, लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हम फर्स्ट शेल में इसके लिखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स और थर्ड इसका सेकंड शेल में आएगा इलेक्ट्रॉन। उसके बाद सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर हम इसके फर्स्ट शेल में लिखें 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 1 2 3 4
5 6 7 8 और जो थर्ड शेल है इसमें लास्ट एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो टोटल ये 11 हो गए। तो ये सोडियम के 11 हो गए। अब हम डाउन द ग्रुप जब हम मूव करें तो एटॉमिक साइज इंक्रीज़ हो रहा है, इसलिए इंक्रीज़ हो रहा है क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो इसलिए ऑटोमेटिकली साइज इंक्रीज़ हो जाएगा। तो जो पीरियड में था ट्रेंड वो थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ग्रुप्स में बहुत आसान है कि ग्रेजुअली शेल्स इंक्रीज़ हो रहे हैं तो साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, और पीरियड में ये था कि साइज़ डिक्रीज़ हो रहा था इसलिए कि नंबर ऑफ शेल्स उतने ही थे, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो रहे हैं। ओके।